नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 आपको पहले मिल चुका है। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नाम का ये चैप्टर है। 1000 से लेके 1200 एडी तक की बातचीत हो रही है और अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे राजपूत स्टेट्स के ऊपर। राजपूत स्टेट्स के बारे में बहुत ढंग से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, राजपूत का जो उदय है इसके बारे में इससे पहले की वीडियोस में थोड़ी बहुत हमने बातचीत की है। और ये राजपूत आए कहाँ से, इनका ओरिजिन क्या है, इसको लेके भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत बात हो रखी है कि भाई कुछ लोगों ने बोला आग से जन्मे हैं, कुछ लोगों ने बोला है कि भाई जो फॉरेन से जो सेटलर्स आके इंडिया में सेटल हुए और वो इंडिया वालों से आके मिंगल हो गए तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स निकले जिनको राजपूत बोला गया। तो ओरिजिन थ्योरी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पे बात करेंगे कि जो छोटे छोटे राजपूत के रजवाड़े थे ये कैसे जन्मे यहाँ पे। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि जब गुर्जर प्रतिहार अंपायर का ब्रेकअप हुआ तो उसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स निकले। जी हाँ, गुर्जर प्रतिहार अंपायर एक बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था, लेकिन जब इसका सेंट्रलाइज कंट्रोल टूट गया तो बीच में से बहुत सारी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज निकली जो कि अलग अलग इलाकों में कब्जा करके बैठी थी। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक थे गहदवलास ऑफ कन्नौज, एक थे परमरास ऑफ मालवा, एक थे चौहान्स ऑफ अजमेर। फिर कुछ और छोटी छोटी डायनेस्टीज भी थी देश के अलग अलग भागों में, जैसे कि कालाचुरीस थे जो मॉडर्न जबलपुर का इलाका है वहां पे, बुंदेलखंड में चंदेलास थे, गुजरात में चालुक्यास थे, दिल्ली में तोमर्स थे। सतीश चंद्र में एक बहुत अच्छी इमेज भी दे रखी है, उस इमेज से कहीं ना कहीं आप कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको चौहान्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इधर पे गहदवलास नजर आ रहे हैं, इधर पे सेनाज नजर आ रहे हैं, इनके बारे में बात करेंगे, इधर चंदेलास नजर आ रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो इतना इलाका था ये एक समय पे गुर्जर प्रतिहार के अंदर में था। अब ये गुर्जर प्रतिहार वाला जो इलाका था, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा गुर्जर प्रतिहार के अंदर ही था, ये मैक्सिमम एक्सटेंट था गुर्जर प्रतिहार का। बाद में इलाका कभी कम हो जाता था, कभी ज्यादा हो जाता था। जब सेंट्रलाइज अथॉरिटी टूट गई तो इनके बीच से जो राजपूत की छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी वो अलग हो गई। ठीक है, चलिए शुरुआत में वापस आ जाते हैं। फिर आप देखोगे बंगाल किसके कंट्रोल के अंदर रहा, तो बंगाल पहले पाला के कंट्रोल के अंदर में आया, बाद में सेना डायनेस्टी के कंट्रोल के अंदर चला गया। और धीरे धीरे आप देखोगे कि बिहार के इलाके के ऊपर जो पालास का कंट्रोल था वहां से पालास को बाहर निकाल फेंका और ये जो कन्नौज के गहदवालास थे इन्होंने वहां पे कब्जा स्थापित कर लिया। ठीक है, गहदवार किंगडम की बात करोगे, गहदवाला किंगडम की अगर आप बात करोगे तो एक समय पे जो इसका अंपायर था बिहार के मुंगेर जिले से लेके दिल्ली तक जाता था। मतलब गहदवाला ये जो किंगडम था ये काफी आप कह सकते हो कि बड़ा था। ओके, तो गहदवार किंगडम भी कहते थे इसको, गहदवार किंगडम वाज एक्चुअली क्वाइट बिग। और इसी पर्टिकुलर गहदवार किंगडम का एक रूलर था जिसका नाम था गोविंद चंद्र। ठीक है, ये गोविंद चंद्र काफी फेमस रूलर रहा है। आज की कंटेम्प्रेरी मतलब टाइम्स में हम लोग गोविंद चंद्र के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा इसको हिस्ट्री का नहीं माना जाता है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे रूलर्स इंपॉर्टेंट है। मीडवल में हम लोग दिल्ली सल्तनत को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, एंशिएंट में अशोक वगैरह और ये क्या नाम से कनिष्क को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। गोविंद चंद्र भी उस समय का एक इंपॉर्टेंट रूलर था, बट इनको थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस मिली है हमारी हिस्ट्री में। इन इस गोविंद चंद्र रूलर को और साथ साथ इसका जो गहदवार किंगडम था इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया, देखो अगर, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी में इसका रूल था। फर्स्ट हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो महमूद ऑफ गजनी था ये 1998 से 1030 एडी तक एक्टिव था। गोविंद चंद ने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी, तो गोविंद चंद ने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया था और उसकी सेकंड कैपिटल थी बनारस। मतलब कन्नौज और बनारस ये दोनों ही गहदवार किंगडम में इंपॉर्टेंट थे गोविंद चंद का जब राज चल रहा था। अगर आप पर्शियन सोर्सेस को देखोगे, ईरान के आसपास में आपको पता है उस समय पे गजनविड एम्पायर था, तो उसके सोर्सेस को देखोगे तो गोविंद चंद को ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिंदुस्तान बोला गया। असल में बात ये थी कि अब जो गजनविड रेड्स हो रही थी इंडिया में उसको कहीं ना कहीं इंडिया वाले रिपेल कर पा रहे थे। पहले क्या था, सबुक्तगीन, और सबुक्तगीन के बाद आया आपका महमूद ऑफ गजनी। 998 एडी से लेके 1030 एडी तक इसने इंडिया के ऊपर अटैक किया और काफी लूटा। उस समय पे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि इंडिया के डिफेंसेस स्ट्रांग नहीं थे, हम लोग कहीं ना कहीं इन गजनविड के अटैक्स को रिपेल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब अगर आप गोविंद चंद्र का समय देखोगे तो ये आ चुका है फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी, यानी 1150 एडी के लगभग की बात हो रही है, या फिर 1100 से 1150 एडी के बीच की बात बोल लीजिए। अब तक क्या था कि हमारे नॉर्थ इंडिया में काफी स्ट्रांग राजपूत स्टेट सेटल हो चुके थे और गजनविड अंपायर कंट्रोल वो कमजोर हो रहा था, क्योंकि गजनविड अंपायर और सेल्जुक अंपायर के बीच में लड़ाई चल रही थी। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, नहीं देखा है तो देखिए जाके। नक्शे से मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए ये
इंडिया है, और इधर है आपका गजनविद एम्पायर ईरान के आसपास, ठीक है। इस तरफ चले जाएंगे तो अफगानिस्तान और एक बहुत बड़े पाकिस्तान के इलाके में हिंदू शाही राज थे। तो हिंदू शाही राज ने तो काफी लड़ाई की महमूद से, लेकिन फाइनली वो हार गया। अभी इस गजनविद के भी वेस्ट में एक अंपायर उठा था, सेल्जुक अंपायर, और सेल्जुक अंपायर और गजनविद की काफी लड़ाई होती रहती थी। फिर गजनविद वाले जो नॉन मुस्लिम टर्किश ट्राइब्स थी उनसे भी बहुत परेशान थे, और अब 1150 AD या 1100 AD तक आते आते इंडिया के नॉर्थ इंडिया में भी ठीक ठाक राजपूत ताकतवर हो गए थे। तो जिस हिसाब की लूटपाट मचाई थी महमूद ऑफ गजनी ने, बाद के रूलर उस हिसाब की उतनी खतरनाक लूटपाट नहीं मचा पाए। बहरहाल एक वो अलग टॉपिक है। पर्शियन सोर्सेज ने गोविंद चंद्र को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा बताया। उसका रीजन ये था कि जब ये गजनविड्स अटैक करते थे इंडिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो गहदवार की आर्मी थी वो उनको रिपेल करती थी। फिर गोविंद चंद्र के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, तो गोविंद चंद्र के बाद जयचंद्र गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। अभी जयचंद्र के सामने एक और बहुत बड़ी परेशानी थी। जयचंद्र के सामने चौहान राज भी खड़ा हो गया था। ये चौहान भी एक राजपूत प्रिंसिपैलिटी थी। अगर आप चौहान्स की बात करो तो चौहान्स पहले गुजरात के रूलर्स के अंदर काम करते थे, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल स्टैब्लिश की नदौल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ 10th सेंचुरी। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज विग्रहराज, ठीक है। तो विग्रहराज ग्रेटेस्ट रूलर था इस डायनेस्टी का। तो ये जो चौहान डायनेस्टी का एक रूलर था विग्रहराज, विग्रहराज ने चित्तौड़ के ऊपर कब्जा किया, और चित्तौड़ के बाद उसने अजमेर की स्थापना की। उस समय पे अजमेर को अजय मेरू भी कहा जाता था। विग्रहराज ने अपने चौहान अंपायर की कैपिटल किसको बनाया, तो भाई अजय मेरू को बनाया, यानी कि अजमेर में बनाया। उसने एक संस्कृत कॉलेज भी बनाया अजमेर में, एक आने सागर लेक भी उसने कहीं ना कहीं अजमेर में बनाई। अब आप देखोगे कि गहदवार्स की तरह कहीं ना कहीं गजनविड्स रेट को चौहान्स ने भी अपोज किया है। विग्रहराज की अगर आप बात करो तो विग्रहराज ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। दिल्ली को उस समय पे ढिलिका कहा जाता था, देखिए ये इसकी स्पेलिंग है। तो उस समय पे दिल्ली को ढिलिका कहा जाता था। ढिलिका थी तोमर राज के अंदर, ठीक है। तो विग्रहराज ने 1151 AD में ढिलिका के ऊपर कर लिया कब्जा। बट आप देखोगे कि तोमर्स के रूलर को इन्होंने डिपोज नहीं किया। इन्होंने तोलर्स के रूलर को बोला कि ठीक है भाई, तुम इस पर्टिकुलर इलाके में राज करते हो, लेकिन तुम हमारे फ्यूडेटरीज हो। फ्यूडेटरी मतलब कि तुम हमारे बिहाफ पे इस पर्टिकुलर इलाके में राज कर रहे हो। तो पहले तोमर सोवरेन रूल की तरह राज कर रहे थे, बाद में ये कहीं ना कहीं चौहान्स के सबऑर्डिनेट रूलर्स की तरह यहाँ पे राज करेंगे। फिर विग्रहराज की लड़ाई परमराज ऑफ मालवा से भी हुई, और परमराज ऑफ मालवा का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था भोज। भोज भी काफी ताकतवर रूलर था। आपने थोड़ा बहुत तो भोज के बारे में कभी ना कभी सुना ही होगा, अक्सर अगर बातें होती हैं पॉपुलर कल्चर में, जब भी बातचीत होती है। फिर आप देखोगे चाहे विग्रहराज हो आपका चौहान डायनेस्टी का, चाहे भोज हो आपका परमराज ऑफ मालवा का, ये दोनों लोग ही पोएट्स और स्कॉलर्स को काफी वैल्यू देते थे। देखिए पोएट्स और स्कॉलर्स को जो राजा वैल्यू देते हैं वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि थोड़े से दूरदर्शी राजा होते हैं, क्योंकि पोएट्स और स्कॉलर्स लिटरेरी ट्रेडिशन को डिपिक्ट करते हैं, और लिटरेरी ट्रेडिशन किसी भी सिविलाइजेशन की आप कह सकते हो वो होती है, पहचान होती है। फिर विग्रहराज और भी कुछ चीजों में माहिर था। एक संस्कृत ड्रामा लिखा है विग्रहराज ने। भोज की अगर आप बात करोगे तो भोज को दोनों तरफ लड़ना था। नॉर्थ में भी उसके दुश्मन थे, साउथ में भी उसके दुश्मन थे। भोज ने भी बहुत सी किताबें लिख रखी हैं, फिलॉसफी, पोएटिक्स, योगा, मेडिसिन। यहाँ पे हम जो चौहान रूलर को सबसे ज्यादा जानते हैं वो है भाई आपका पृथ्वीराज 3, ठीक है। पृथ्वीराज थी गद्दी पर बैठा 11 साल की उम्र पे, लेकिन एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में आया जब वो 16 साल का था, ठीक है। उसने बोला कि भाई विग्रस पॉलिटी ऑफ एक्सपेंशन, बहुत सारी जगहों पे इसको कब्जा करना था। नया नया राजा की गद्दी पर बैठा था, खून बहुत ज्यादा गर्म था, बहुत सारे इलाके पे कब्जा करने की इसकी चाह थी। बहुत सारे राजपूत स्टेट्स को इसने ऊपर कब्जा भी किया। हालांकि चालुक्यन रूलर ऑफ गुजरात से ज्यादा पंगा नहीं ले पाए। चालुक्यन रूलर ऑफ गुजरात ने इसको पुशबैक कर दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चालुक्यन रूलर ऑफ गुजरात दिख रहा है। बेसिकली ये जो चालुक्यन रूलर ऑफ गुजरात था ना, इसके ऊपर कब्जा कर पाना थोड़ा मुश्किल रहा इन चौहान रूलर्स के लिए, खासकर पृथ्वीराज 3 के लिए। पृथ्वीराज 3 काफी डेयरिंग रूलर था, काफी इसको इंपॉर्टेंट माना गया है हिस्ट्री में। और इसकी और गोरी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जो मैंने पहले भी आपको बता रखी है। एक वीडियो बनाई है मैंने जिसका टाइटल है द क्यूरियस केस ऑफ घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, बैटल ऑफ तरेन और गुजरात के बारे में मैंने उसमें बताया है। तो द क्यूरियस केस ऑफ घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, या फिर घोरी या पृथ्वीराज चौहान को मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। थोड़ा बहुत आइडिया आपको घोरी और ये पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई थी उसके बारे में लग जाएगा, पृथ्वीराज 3, ठीक है। फिर आप देखोगे कि चालुक्यन रूलर ऑफ गुजरात के अगेंस्ट ये जो पृथ्वीराज 3 था,
ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये पृथ्वीराज 3 और पृथ्वीराज चौहान एक ही चीज़ है। आप देखोगे गंगा वैली के ऊपर भी इस पृथ्वीराज 3 ने काफ़ी कब्जा करने की कोशिश की। बुंदेलखंड में इसने एक्सपेडिशन किया, ठीक है। बुंदेलखंड की कैपिटल थी उस समय पे महोबा। इस पर्टिकुलर युद्ध में ये जो पृथ्वीराज चौहान के अंदर काम करने वाले 2 फेमस वॉरियर्स थे आल्हा और उदल, उनकी जान चली गई। फिर आप देखोगे कि जो महोबा का चंदेल राजा था उसको इस पर्टिकुलर लड़ाई में पृथ्वीराज के साथ किसने मदद की? जयचंद्र ने मदद की। जयचंद्र कहां का राजा था? कन्नौज का राजा था। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने अभी यहाँ पे आल्हा और उदल के बारे में आपको बताया। ये जो आल्हा और उदल थे ना, ये बेसिकली पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़े थे। शायद मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़े थे। ये आल्हा और उदल जो थे ये दोनों भाई भाई थे, ठीक है ना। और ये जो आल्हा था ये चंदेल किंग परमरादी देव का, आप कह सकते हो, लेजेंडरी जनरल था और ये पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ रहा था। 1182 सी की बात है जब कहीं ना कहीं इसकी मृत्यु हुई थी। तो आल्हा था और आल्हा का भाई कौन था? आल्हा का भाई था उदल। तो ये आल्हा और उदल पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ते हुए मरे थे। तो इस चीज को मैंने थोड़ा यहाँ पे कंफर्म कर दिया आपको। अच्छा, सबसे खास बात समझिए यहाँ पे क्या थी। ये जो बुंदेल का राजा था, ये सॉरी बुंदेलखंड में जब ये एक्सपेडिशन किया पृथ्वीराज चौहान ने, तो पृथ्वीराज चौहान बुंदेलखंड में गया। बुंदेलखंड की कैपिटल थी महोबा। महोबा का जो राजा था वो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान से लड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। अभी जो महोबा का चंदेल राजा था इसी के अंदर थे अल्हा और उदल। अल्हा और उदल की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो क्या ये जो चंदेल रूलर था महोबा का, ये क्या अकेले लड़ रहा था पृथ्वीराज चौहान के साथ? नहीं, चंदेल रूलर ऑफ महोबा को जयचंद्र ऑफ कन्नौज ने मदद की थी। अभी जयचंद्र को क्या पड़ी थी इनके पचड़े में पड़ने की? क्योंकि जो जयचंद्र की डॉटर थी, जिसको संयोगिता भी कहा जाता है, संयुक्त भी कहा जाता है, कहीं ना कहीं इसको भगा के ले गया था पृथ्वीराज चौहान। तो इससे कहीं ना कहीं जयचंद्र भी चिढ़ता था पृथ्वीराज चौहान से। एक पृथ्वीराज रासो करके हीरोइक रोमांस का एक, कह सकते हो आप, टेक्स्ट है। इस रासो के हिसाब से ऐसा बोला गया है कि जयचंद्र की जो डॉक्टर थी संयोगिता, इसको एबडक्ट किया था किसने? पृथ्वीराज चौहान इसको भगा के लेके गया था। ओके, तो मतलब ये आपस में काफी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान ने पहले गुजरात के इलाकों में घुसने की कोशिश की, बट चालुक्यन रूलर्स ने उसको पीछे ढकेल दिया। वो मैंने एक इलाका आपको दिखाया। फिर इसने महोबा पे अटैक मारा। महोबा पे चंदेलों का राज था और चंदेल को मदद कर रहा था यहाँ पे जयचंद, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि जो चौहान रूलर्स थे इन्होंने गहदवार के इलाके में भी घुसने की कोशिश की। गहदवार वही है जहां पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जिसका रूलर था गोविंद चंद्र। तो दिल्ली और पंजाब के ऊपर कब्जे के लिए ये जो चौहान का अटेम्प्ट था, जो अटैक था, उसको थोड़ा बहुत गहदवार ने भी पुश बैक किया है। ओके, अब आप समझिए बात को। ये जो परमराज ऑफ मालवा हो गए, आपके चौहान्स हो गए, यहाँ पे गुजरात के चालुक्यास हो गए, ये सब कौन है? गहदवार्स हो गए, ये सब कौन है? ये राजपूत है। ये राजपूत आपको यहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। तो जब ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं तो गजनविट्स का जो पंजाब के इलाके से और नॉर्थ वेस्ट के इलाके से अटैक आ रहा था, क्या ये इसको रोक पाएंगे? ऑब्वियस ही बात है, इसको नहीं रोक पाएंगे। अगर आपको गजनविट्स से लड़ना है, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, गजनविट्स भी अब तक काफी कमजोर पड़ चुके थे। ये वो उतने स्ट्रांग नहीं थे जितने स्ट्रांग महमूद ऑफ गजनी के समय पे थे। तो गजनविट्स अपने अटैक में इसलिए सक्सेसफुल हो पाते थे क्योंकि जो राजपूत रूलर्स थे ये कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई कर रहे थे, ये आपस में उस लेवल की दोस्ती नहीं रख पा रहे थे। प्लस राजपूत सोसाइटी क्लैन पे डिपेंडेंट थी। अभी क्लैन का कंसेप्ट क्या है? एवरी क्लैन ट्रेस्ड इट्स डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, रियल और इमेजिनरी। देखिए अब उस समय की सोसाइटी कोई साइंटिफिक सोसाइटी तो थी नहीं, दकियानूसी सोसाइटी थी। तो भले ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने आप को राजपूत कम्युनिटी बोलती है, बट वो बोलता है कि हम उस ग्रेट ग्रेट राजा के, आप कह सकते हो कि, वंशज हैं। हम उस ग्रेट ग्रेट राजा के वंशज हैं। अभी वो ग्रेट राजा ने ये किया, उस ग्रेट राजा ने वो किया, वो ग्रेट राजा आसमान पे गया, उसने आसमान के बादलों को फाड़ दिया। इस समय की बहुत कहानियां चलती थी उस टाइम पे। तो राजपूत सोसाइटी में क्लैन से बहुत चलता था। ये ए क्लैन, बी क्लैन, सी क्लैन, डी क्लैन। तो जब आपस में बातचीत करते होंगे, अच्छा आप राजपूत है, कौन से क्लैन से हैं, तो इस प्रकार से उनकी पहचान होती थी। अब आप देखोगे कि ये जो क्लैंस थे ये किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में डोमिनेट करते थे। अब बहुत बड़ा इलाका है तो किसी इलाके में कोई एक क्लैन है, किसी इलाके में कोई दूसरी क्लैन है। इस क्लैन में भी बहुत सारी छोटी छोटी क्लैनें बन गई हैं, बन जाती थी उस समय पे। जिस हिसाब से कास्ट सिस्टम आपस में बढ़ता चला जा रहा था उस हिसाब से एक क्लैंस थी। एक क्लैन एक एंसिस्टर से निकली थी, एक क्लैन के अंदर और छोटी छोटी सब क्लैंस हो गई। और ये जो राजपूती सेटलमेंट्स थे ये विलेज वाइज डिसाइडेड थे। इनकी यूनिट ये तो 12 यूनिट्स
24 यूनिट्स, 48 या 84, तो या तो 12 विलेज का या 24 विलेज का या 48 विलेज का या 84 विलेजेस का चार्ज किसी एक पर्टिकुलर चीफ के पास होगा। आप समझिए बात को। जो राजपूत रूलर है, अब वो इतने बड़े इलाके के ऊपर कैसे कंट्रोल करेगा? तो वो क्या करता था राजपूत रूलर, छोटे छोटे चीफ्स के अंदर एक बहुत बड़ा इलाका बांट देता था। और ये चीफ क्या करता था कि विलेजेस के ग्रुप को सब चीफ में बांट दिया करता था। और बांटने का लॉजिक क्या था? क्लैन। अभी क्या होता था कि उस पर्टिकुलर जमाने में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान की धाक चलती थी। अब ऑब्वियस ही बात है, वो पर्टिकुलर इंसान किसी क्लैन का होगा, उस इलाके में वो क्लैन डोमिनेट करती है। तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर विलेजेस में, तो चाहे 84 विलेज का यूनिट हो, चाहे 48 विलेजेस का यूनिट हो, एक चीफ इनका अपॉइंट कर दिया जाता था। वो जो सब चीफ होता था, वो सब चीफ को रिपोर्ट करता था, चीफ रूलर को रिपोर्ट करता था। तो समझिए, एक पर्टिकुलर इलाके का रूलर, इस रूलर के अंदर बहुत सारे चीफ होंगे, वो चीफ्स बहुत सारे सब चीफ को चीजें बांट रखे हैं। अब ये सब चीफ को रिपोर्ट करेगा, चीफ रूलर को रिपोर्ट करेगा। ओके। और कहीं ना कहीं इनकी आइडेंटिटी क्या थी? तो इनकी राजपूत आइडेंटिटी थी। और राजपूत आइडेंटिटी के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करते थे? तो मैं इस क्लैन का हूं, मैं उस क्लैन का हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि राजपूतों के लिए उनके मान सम्मान काफी इंपॉर्टेंट होता था। यह अलग बात है कि जो विलेजेस का अलॉटमेंट इन सब चीफ्स को किया गया था, तो उस पर्टिकुलर लैंड से ये जो राजपूत फैमिलीज होती थी, वो अपने घोड़ों को देखती थी, अपने फैमिली को मेंटेन करती थी। वहां से जो भी इनके पास टैक्स वगैरह आता था, उससे थोड़ा रूलर के पास भेजती थी, थोड़ा अपने पास रखती थी। इनके लिए इनकी फैमिली और ऑनर, इनका जो अभिमान था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। राजपूतों के साथ तो हमेशा उनका अभिमान एसोसिएट किया गया है। और कहीं ना कहीं राजपूत अपने आप को ब्लड ब्रदर्स मानते थे। ऑब्वियस ही बात है, अब एक कम्युनिटी के हैं राजपूत, आप राजपूत हैं, आप राजपूत है, ठीक है, अंदर क्लैन बनी हुई है, बट क्लैंस के बेसिस पे ज्यादा लड़ाई नहीं होती थी। हाँ, लड़ाई जमीनों के बेसिस पे होती थी। जमीनों के बेसिस पे तो आपस में लड़ पड़ेंगे। आप देखिए, परमराज चौहान आपस में लड़ रहे हैं, गहदवालाज लड़ रहे हैं, तो आपस में खूब लड़ रहे थे। लेकिन एक पर्टिकुलर इलाके में जो राजा है, वो राजा के अंदर जो अलग अलग क्लैंस है, वो नॉर्मल कर एक दूसरे के साथ रह नहीं, सबको पता है कि इस इलाके में ये है, इस इलाके में ये है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर राजा ने किसी चीफ को, और या किसी पर्टिकुलर चीफ ने किसी सब चीफ को कुछ इलाका दे रखा है। अभी ये इलाके के ऊपर ये जो राजपूत रूलर्स आ गए हैं, वो राज करते रहेंगे, इनको जल्दी निकाला नहीं जाएगा। निकाला तभी जाता था जब कोई रेबेलियन हो जाए या कोई हेर ना हो। अब समझिए बात को। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्टिकुलर रूलर है, उस रूलर ने किसी 4 चीफ्स के बीच में अपना इलाका बांट दिया, ठीक है। अभी एक चीफ यहां पे राज कर रहा है। अब समझिए, राजपूत आइडेंटिटी में अपने लैंड के साथ जुड़े रहना एक बड़ी मेजर चीज हुआ करती थी कि भाई ये मेरी जमीन है, यहां मेरी चलती है। तो राजपूत आइडेंटिटी के साथ उनकी जमीन की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती थी। तो अभी जमीनी आइडेंटिटी को छीनना यहाँ पे ठीक नहीं था। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह को अगर किसी एक पर्टिकुलर राजपूत रूलर को अगर कोई जगह एलोकेट कर दी जाती थी, तो उससे वो जगह छीनी नहीं जाती थी। हाँ, अगर वो राजपूत चीफ रूलर के अगेंस्ट ही बगावत कर दे, या फिर उस राजपूत चीफ का कोई प्रॉपर बेटा नहीं है जो उसकी जगह गद्दी पर बैठ सके, तो ऐसे केसेस में कोई दूसरा चीफ अपॉइंट होगा। नॉर्मल कर देखो केसेस में आप देखोगे कि इन राजपूत के बहुत सारे बच्चे होते थे, तो वो कहीं ना कहीं गद्दी पर बैठते रहते थे। तो एक बार अगर एक चीफ को कोई गद्दी एलोकेट हो गई, तो उसका फैमिली ही उसी गद्दी पर बैठेगी अनटिल अनलेस वो बगावत ना कर दे या कोई दूसरा बड़ा इशू ना उठाए। अब यहां पे आप देखोगे कि जो राजपूत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी थी, जिसके बहुत से एडवांटेजेस थे, बहुत से डिसएडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस तो ये थे कि इनके अंदर सेंस ऑफ ब्रदरहुड था और इगैलिटेरियनिज्म था। मतलब ये जो राजपूत थे, ये आपस में बहुत पीस रखते थे। आपस में पीस रखते थे कहने का मतलब क्या है कि भाई ठीक है भाई, हम राजपूत राजपूत भाई भाई, ठीक है। अब ये एक एडवांटेज है, तो आपस में ये लोग नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। राजपूत अपने आप को एक एक्सक्लूसिव ग्रुप समझने लगे। अभी एक्सक्लूसिव ग्रुप समझने लगोगे तो चीजें हो जाएंगी प्रॉब्लमैटिक। चूंकि आप देखोगे कि अगर पूरी आबादी ही राजपूत है तो ठीक है। अब जिस इलाके में भी राजपूत रूलर्स राज कर रहे थे, क्या सारी आबादी राजपूत थी? नहीं। आज की डेट में भी अगर आप राजस्थान में जाओगे, जो राजपूतों का गढ़ हुआ करता था एक समय पे, आज भी राजस्थान में 10% आबादी राजपूत की थी। उस समय की, जिस समय की हम ये कहानी पढ़ रहे हैं, 1000 से लेकर 1200 एडी तक की, उस समय भी राजस्थान में राजपूतों की जो पॉपुलेशन थी वो 10% से ज्यादा की नहीं थी। अभी ये 10% की राजपूत की आबादी पूरे इलाके के ऊपर डोमिनेट करती थी। और इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये आपस में तो भाईचारा रखते थे, लेकिन जो बाकी लोग होते थे, उन लोगों की तरफ ये इतने फोर्थकमिंग और वेलकमिंग नहीं थे, उनके साथ वो इतना भाईचारा नहीं रख पाते थे। तो एक्चुअली में जो राजपूत रूलिंग ग्रुप्स थे,
ये तो राजपूत थे, आपस में उन्होंने ठीक ठाक चीजें कर रखी थी, लेकिन जो नॉन राजपूत थे, जो लोग थे जिनके ऊपर ये राजपूत रूलर्स राज करते थे, उनके साथ कभी कभी इनकी नहीं बन पाती थी। अभी ऐसा नहीं है कि सारे राजपूत रूलर्स के साथ नहीं बन पा रही है नॉन राजपूत पीपल की। बहुत सारे ऐसे राजपूत रूलर्स हैं जिनके अंदर जो भी उनकी जनता थी वो काफी खुश थी। इनकी जनता में जो राजपूत कास्ट के नहीं है वो भी आते थे, मुस्लिम्स भी आते थे, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, हर प्रकार के लोग इनके रूल के अंदर थे। तो जो राजपूत रूलर्स बहुत एफिशिएंट रहे हैं, उनकी जनता भी उनसे कहीं ना कहीं खुश रही है। लेकिन अब आप देखोगे कि जो राजपूत हैं, ये लोग वॉर को एक स्पोर्ट की तरह लेके चलते थे। वॉर में इनको मजा आता था। अगर बहुत दिन तक वॉर न लड़े तो इनको लगता था कि यार कुछ हो नहीं रहा है। और आप देखोगे कि ये जो वॉर होता था, ये कभी कभी लैंड के लिए होता था, कभी कभी कैटल के लिए होता था, बहुत सारी चीजों की वजह से वॉर होता था। इनके यहाँ पे एक सेट पैटर्न था कि भाई दशहरा फेस्टिवल मनाएंगे, और दशहरा फेस्टिवल मनाने के बाद फिर प्लानिंग होगी कि कौन से आसपास के राजे रजवाड़े के ऊपर अटैक करके उसकी जमीन हथियानी है। तो इस तरीके की चीजें बहुत कॉमन थी। अब आप समझो, एक पर्टिकुलर राज है, उस राज के अंदर लोग हैं, लोग शांति से रह रहे हैं। बगल में कोई दूसरा राज है, वहां के लोग शांति से रह रहे हैं। अगर एक राज दूसरे राज्य के ऊपर अटैक कर देगा, जो कि राजपूतों के बीच में एक फैशन था, तो सबसे ज्यादा सफर कौन करेगा? जो बीच के लोग हैं। क्योंकि जब एक राजपूत रूलर के सोल्जर्स दूसरे राजपूत रूलर के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करेंगे, तो सब बीच में सबसे पहले कौन आएगी? जनता आएगी। तो जनता को लूटा जाएगा, जनता को मारा काटा जाएगा, जनता की डेली मर्रा की लाइफ यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक ये और प्रॉब्लमेटिक चीज थी जिससे लोगों को गुजरना पड़ता था जब ये राजपूत राज में थे। समझ गया बात को? तो ये कुछ चीजें थी जिसके चलते जो नॉन राजपूत थे वो राजपूत के इस एक्ट की वजह से परेशान थे। फिर अगर आप धर्म की बात करो तो हिंदुइज्म धर्म को सपोर्ट करते थे ये लोग, ठीक है ना। देवर डिवाउट हिंदुइज्म मानते थे। हालांकि कुछ लोगों ने जैनिज्म को भी पेट्रोनाइज किया है। ये लोग अच्छे खासे आप कह सकते हो डोनेशन देते थे, ग्रांट देते थे ब्राह्मण्स को, टेम्पल्स को काफी ग्रांट इनके द्वारा दी जाती थी, रिच डोनेशंस दी जाती थी। फिर आप देखोगे जो राजपूत रूलर्स थे, दे वर प्रोटेक्टर ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ द ब्राह्मणास एंड ऑफ द कास्ट सिस्टम। कहीं ना कहीं राजपूत रूलर्स ने ब्राह्मण्स को भी सपोर्ट किया और कास्ट सिस्टम को भी सपोर्ट किया। फिर जो इलाका ब्राह्मण्स के पास होता था उस पर ज्यादा लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाता था, लेकिन जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। उसके बदले में जब ब्राह्मण्स को लगा कि ये राजपूत हमारी अथॉरिटी को बचा रहे हैं, तो ब्राह्मण्स ने भी सोचा कि चलो भाई हम भी अपना सपोर्ट देते हैं राजपूत को। तो कहीं ना कहीं राजपूत यहाँ पे क्षत्रिय क्लास के मेंबर थे और ब्राह्मण्स यहाँ पे ऊपर से ब्राह्मण क्लास के मेंबर थे। इन दोनों लोगों ने अपनी जुगलबंदी कर ली और नीचे की क्लासेस को दबा दिया। तो वन पॉइंट ऑफ टाइम राजपूत रूलर्स ने ब्राह्मण से बोला कि ठीक है तुम कम टैक्स दोगे। ब्राह्मण्स ने बोला ठीक है, आप इस पर्टिकुलर जगह के राजा हैं, हम आपको इस बात का रिकॉग्निशन देते हैं। तो अब समझिए यहाँ पे रिलीजियस अथॉरिटी भी इनको मिल गई, क्योंकि ब्राह्मण्स ने बोल दिया कि हाँ भाई राजपूत ही राजा हैं। तो ब्राह्मण्स ने बोल दिया राजपूत ही राजा हैं, तो ब्राह्मण ने भी बोल दिया और क्षत्रिय की ताकत भी साथ में आ गई है। तो यहाँ पे राजपूतों का जो रूल था वो जस्टिफाइड हो गया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो राजपूत थे वो क्या बोलते थे कि भाई हमने इनके आशीर्वाद से ये कर दिया, मतलब उन्होंने ब्राह्मण्स को रिकॉग्निशन दे दिया। ब्राह्मण्स की गाँव में आप कह दो टैक्स नहीं लगेंगे, ठीक है, ब्राह्मण की हत्या को सबसे बड़ा क्राइम माना जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे आप देखोगे बेनिफिट्स यहाँ पे ब्राह्मण्स को भी दिए गए। ब्राह्मण अगर कोई क्राइम कर देगा तो उससे बस बोला जाएगा कि ठीक है भाई तुम थोड़ा समय पे यहाँ रहो, ज्यादा किसी को परेशान मत करो। तो ब्राह्मण्स के लिए क्राइम्स की सजा भी बहुत कम थी, उनके लैंड्स के ऊपर टैक्सेस भी बहुत कम थे। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ब्राह्मण्स ने राजपूत को रिकॉग्निशन दे दी कि भाई आप ही राजा हो। तो एक दूसरे को रिकॉग्निशन देके आप देखोगे कि ये दोनों ने अपना ग्रुप बनाया और सोसाइटी में अपनी हालत को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिया। फिर इस समय पे एक टेंपल बिल्डिंग एक्टिविटी भी आप देखोगे बनेगी 8वीं शताब्दी के बाद, और पर्टिकुलरली 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में नॉर्थ इंडिया में टेंपल बिल्डिंग एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और यहाँ पे जो टेंपल्स बनाए गए, वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट टेंपल्स है। यहाँ पे जो स्टाइल ऑफ टेंपल कंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल किया गया उसको नागर स्टाइल कहा गया। आपको पता है साउथ इंडिया में जो टेंपल कंस्ट्रक्शन की स्टाइल है उसको द्रविड़ स्टाइल कहा गया, और नॉर्थ इंडिया में जो टेंपल स्ट्रक्चर की स्टाइल है उसको नागर स्टाइल कहा गया, ठीक है। तो अब यहां पे देखेंगे कि ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया आपको बहुत से नागरा स्टाइल के टेंपल्स मिलते हैं। नागरा स्टाइल के टेंपल्स में क्या होता है कि एक गर्भगृह होता है, ओके, और उस गर्भगृह के ऊपर एक बड़ा सा टॉल कर्व्ड स्पाइरल रूफ होता है। गर्भगृह क्या होता है? डीटी रूम, जहां पे भगवान रखे जाते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे गर्भगृह, ओके, ये गर्भगृह दिख रहा है, और इस गर्भ के ऊपर आपको एक बड़ा सा शिखर दिख रहा है, ये शिखर है। कहीं ना कहीं ये स्टाइल कुछ हद तक आपको साउथ इंडियन टेंपल्स में, तो यहाँ पे डीटी रखी गई है, ऊपर आपको यहाँ पे शिवलिंग नजर आ रहा है, और ऊपर आप देखेंगे ऊपर
एक वो है, वैसे तो ये विष्णु टेम्पल का सेक्शन है। तो यहाँ पे गर्भगृह है और ऊपर आपको इसके शिखर दिख रहा है। ये जो गर्भगृह होगा, आप कह सकते हो कि स्क्वायर शेप का भी हो सकता है। उस स्क्वायर शेप में आप अलग अलग प्रकार की डिजाइन एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कौन सा टेम्पल बनवाया है। फिर जस्ट इसके जब आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पे आपको एक मंडप नजर आएगा, ठीक है। और ओवरऑल इस मंडप के बगल में कभी कभी एक अर्ध मंडप भी दिखता था। इस मंडप में, अर्ध मंडप में अलग अलग लोग आके बैठ के बातचीत करते थे। कोई फंक्शंस हो तो इस मंडप या अर्थ मंडप में कहीं ना कहीं उसको होस्ट कर लिया जाता था। और ओवरऑल कभी कभी इन टेम्पल के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें भी बनाई जाती थी, चारों तरफ से टेम्पल को घेरने के लिए। और ऑब्वियसली बात है, एंट्री होगी वो कहीं ना कहीं इस साइड से होगी। ओके, इस समय के टेम्पल्स की अगर आप बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो टेम्पल है, बहुत सारे टेम्पल्स भुवनेश्वर में पाए गए हैं। पार्श्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल जो कि खजुराहो में पाया जाता है, ये कहीं ना कहीं नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल के पार्ट्स हैं। इन टेम्पल की दीवारों पे आपको जबरदस्त कार्विंग्स मिलेंगी, जिसमें आर्ट स्कल्पचर को बहुत जबरदस्त तरीके से बनवाया गया होगा। बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स चंदेलाज ने बनवाए हैं। ओके, उड़ीसा में अगर आप देखोगे तो टेम्पल आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल में आपको लिंगराज टेम्पल मिल जाएगा 11वीं शताब्दी का, कोणार्क का सन टेम्पल मिल जाएगा 13वीं शताब्दी का, जगन्नाथपुरी का टेम्पल मिल जाएगा। ओके, तो टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी इंडिया में बहुत जबरदस्त तरीके से हुई है। फिर नॉर्थ इंडिया में मथुरा में, बनारस में, दिलवारा, माउंट आबू में दिलवारा में भी बहुत सारे टेम्पल्स आपको दिखेंगे। फिर आप देखोगे कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स बहुत ज्यादा इलेबोरेट होते थे, उसमें स्टाइल पे, स्ट्रक्चर पे, स्कल्पचर पे बहुत ध्यान दिया जाता था। धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया के रूलर्स ने भी सोचा कि अब ये साउथ इंडिया वाले इतना तगड़ा बनवा रहे हैं, हम भी बनवाएंगे। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया वाले रूलर्स ने भी टेम्पल्स को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करना शुरू किया, और टेम्पल्स में सोशल और कल्चरल लाइफ होती थी। ये बात कॉमन थी साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। मतलब साउथ इंडिया में भी टेम्पल में सोशल कल्चरल लाइफ होगी और नॉर्थ इंडिया में सोशल कल्चरल लाइफ होगी। मतलब लोग यहाँ पे आके मिलेंगे, कोई फंक्शन मतलब होस्ट करना है तो इस टेम्पल में होस्ट हो जाएगा। ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रही होती थी। और कुछ टेम्पल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर हो गए, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वेल्दी हो गया। ये वही टेम्पल था जिसके ऊपर बहुत सारी बार महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया था। ये बाद में भी पोर्ट के पास था, और कहीं ना कहीं सोशल कल्चर लाइफ यहाँ पे बहुत हो रही थी। सोमनाथ टेम्पल को बहुत सारी डोनेशंस भी मिलती थी, तो उसके चलते आप देखोगे कि बहुत सारे टेम्पल्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वेल्दी हो गए। ओके, फिर आप देखोगे टेम्पल्स को बहुत सारी जागीरदारें डोनेट भी की जाती थी। मतलब बहुत सारी जागीरें, बहुत सारे विलेजेस इन टेम्पल्स को डोनेट किए जाते थे। तो टेम्पल्स के अंदर में बहुत सारे विलेजेस आते थे। टेम्पल्स के अंदर में बहुत सारे विलेजेस आने का मतलब क्या है कि बहुत सारे विलेजेस से आने वाला जो टैक्स था वो टेम्पल्स के पास जाता था। तो टेम्पल तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेल्दी हो ही जाएंगे। उसके साथ साथ आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि राजपूतों ने सिर्फ टेम्पल्स ही बनवाए हैं, और भी बहुत सी चीजें बनवाई हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे पैलेसेस, पावरफुल फोर्ट्स, पब्लिक बेनिफिट के लिए भी चीजें बनवाई गई, जैसे कि कुएं वगैरह बनवाए गए, बुंदीस बनाए गए। मतलब कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी उन्होंने काम किया है। लोगों के लिए डेफिनेटली काम किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ राजपूत रूलर्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट थे, और वो इतना एफिशिएंट थे कि वो लोगों के लिए काम करते थे। बट चूंकि उनको लड़ने का चस्का था, वॉर में उनको मजा आता था, तो एक वॉर के अंदर कहीं ना कहीं लोगों की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती थी कि लोगों को उबरने में बहुत समय लग जाता था। ठीक है, आर्ट्स और लेटर्स को भी कहीं ना कहीं राजपूत रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया। बहुत सारे बुक्स और प्लेस संस्कृत में लिखी गई इन राजपूत रूलर्स के समय पे। फिर आप देखोगे वस्तुपाल करके एक फेमस मिनिस्टर था, चालुक्यन रूलर भीम का, गुजरात में। ये भी एक राइटर था, पैटर्न था, स्कॉलर था। ठीक है, फिर ये जो वत्सुपाल था, आप देखोगे कि ही वाज द फेमस मिनिस्टर ऑफ चालुक्यन रूलर भीम इन गुजरात, वाज अ राइटर एंड अ पैटर्न स्कॉलर एंड बिल्डर ऑफ द ब्यूटीफुल जैन टेंपल्स इन माउंट आबू। माउंट आबू में जो ब्यूटीफुल जैन टेंपल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस वस्तुपाल ने बनवाए हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उज्जैन और धारा। परमरा रूलर्स की कैपिटल थी ये उज्जैन और धारा, और यहाँ पे संस्कृत का काफी काम होता था। लोग संस्कृत सीखने के लिए उज्जैन और धारा में दूर दूर जगहों से आते थे। संस्कृत के बहुत सारे जो वर्क्स हैं वो एग्जीक्यूट किए गए उज्जैन और धारा में। बहुत सारे वर्क्स को अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, प्रकृत भाषा में लिखा गया। अपभ्रंश भाषा और प्रकृत भाषा ये इस इलाके की इंपॉर्टेंट भाषाएं थी। मैं आपको बता दूं, संस्कृत भी थी, बट संस्कृत को ब्रह्मंस की भाषा बुलाया जाता था, और नॉर्मल लोग बहुत कम जानते थे संस्कृत। लेकिन अपभ्रंश और प्राकृत ऐसी थी जो नॉर्मल लोग जानते थे, और उसी में वो लोग बातचीत करते थे। फिर जैन स्कॉलर्स ने भी यहाँ पे काफी सारे, आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं आर्ट के फील्ड में, राइटिंग के फील्ड में, किताबों के फील्ड में, प्लेस के फील्ड में।
तो हेमचंद्र करके एक ऑथर थे जिन्होंने, ये हेमचंद्र वैसे तो जैन स्कॉलर थे, लेकिन इन्होंने संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में जैन की बहुत सी आप कह सकते हो पोएटिक मतलब ऑथर्स किए हैं। पोएटिक जो भी किताबें वगैरह होती हैं जैन कल्चर से रिलेटेड, वो बहुत सारी लिखी हैं हेमचंद्र ने। फिर जब ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ, और ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल तो हो गई राजपूतों के अंदर, राजपूत कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करते थे, तो अपभ्रंश और प्रकृत की बजाय संस्कृत को इस्तेमाल किया जाने लगा अपर क्लासेस में। लोअर क्लासेस में अभी भी अपभ्रंश और प्रकृत ही भाषा रही, लेकिन लिटरेचर संस्कृत से कहीं ना कहीं ज्यादा लिखा जाने लगा, क्योंकि जब ब्राह्मण्स को सपोर्ट मिला राजपूतों की तरफ से, तो ब्राह्मण्स ने बोला कि भाई कहीं ना कहीं संस्कृत को सपोर्ट दीजिए, तो संस्कृत को भी सपोर्ट दिया गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि संस्कृत में भी, अपभ्रंश में भी, प्रकृत में भी, इन सब भाषाओं में कुछ ना कुछ लिटरेचर यहाँ पे लिखे गए हैं। और धीरे धीरे करके इन भाषाओं से मॉडर्न नॉर्थ इंडिया की जो भाषाएं थी निकलने लगी, जैसे बंगाली हो गई, हिंदी हो गई, मराठी हो गई, इन सब का इनिशियल एवोल्यूशन यहाँ पे शुरू होगा। ओके, अपभ्रंश प्रकृत से ही ये भाषाएं अब धीरे धीरे करके निकलना। देखिए अगर आप लिपि को देखोगे ना, अपभ्रंश, प्रकृत, संस्कृत, ये सब कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इनका जो मूल आप कह सकते हो ध्वनि, स्वर, वो सब आपका हिंदी भाषा से मैच करता है। ओवरऑल ये जो ब्रह्मी लिपि है ना, ये ब्रह्मी लिपि ही रिस्पॉन्सिबल है संस्कृत, पाली, प्रकृत, अपभ्रंश जैसी भाषाओं के लिए। ठीक है भाई, तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्किश कंक्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया की। यहाँ पे हमने राजपूतों के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी। हमने देखी कि 1000 से लेकर 1200 एडी में नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से राजपूत प्रिंसिपैलिटीज यहाँ पे खड़ी हो रही हैं, वो राजपूत प्रिंसिपैलिटीज किस प्रकार से आपस से लड़ रही हैं। तो गहदवलाज आपको नजर आए, गुजरात के चालुक्याज आपको नजर आए, चौहान जिनको चहमनाज बोला था ये आपको नजर आया। ठीक है ना, फिर परमारा रूलर ऑफ मालवा आपको नजर आया। फिर ये जो बुंदेलखंड में महोबा नाम की कैपिटल थी, इसके जो टंडेल थे वो आपको दिखे, कन्नौज के जयचंद्र दिखे, इनकी लड़ाई दिखी आपको पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो ये हल्के फुल्के पॉइंट्स याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि जो हल्के फुल्के पॉइंट्स थे ना, ये सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन आप इनको मेंस में अपनी स्वेच्छा के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। तो कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई जो गजनविद अटैक हो रहा था इंडिया के अंदर, इसके एवोल्यूशन को लिखिए, तो आप वहां पे लिख सकते हो कि स्टार्टिंग में सबुक्तगीन के बाद महमूद ऑफ गजनी ने बहुत सारे रेड्स किए इंडिया में, काफी लूटा। क्यों? क्योंकि उस समय पे महमूद ऑफ गजनी को केवल नॉन मुस्लिम टर्किश ट्राइब्समैन से खर्चा था, मतलब खतरा था। शेल्जुक कंपायर उठा नहीं था। बाद में जब शेल्जुक कंपायर उठा तो गजनविद रेड्स इंडिया में कम हो गई, जो थोड़ी बहुत होती थी उसको हमारे इंडियन रूलर्स ने रेजिस्ट किया, तो गहदवालाज ने भी रेजिस्ट किया, चाहमनाज ने भी रेजिस्ट किया। तो इस प्रकार के फैक्ट्स आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई हो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा। मेरे लिए आपके व्यू पॉइंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन व्यू पॉइंट्स को पढ़ के ही मैं अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस की जो पढ़ाने की तरीका है, पेडागॉजी है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।